अगर आपको लगता है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का यूज़ सिर्फ इंटरव्यूज़ तक ही सीमित है, अगर आप कॉलेज में नए हो और जस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग शुरू करने वाले हो, अगर आपको नहीं पता है कि यार कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और एसीएम आईसीपीसी के बीच क्या रिलेशन है, या फिर आप एसीएम आईसीपीसी के बारे में और थोड़ा जानना चाहते हो, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लव एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस्ड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में। यार लास्ट के 2 वीडियोस में मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस किया कि तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कैसे स्क्रैच से शुरू करके बिल्कुल उसमें प्रोग्रेस कर सकते हो धीरे धीरे। बट जो भी मैंने अपने लास्ट के 2 वीडियोस में डिस्कस किया वो मैंने इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि तुम इंटरव्यूज के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। बट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में। एडवांस कहना ठीक नहीं रहेगा, बट तुम ऐसा समझ लो कि जो भी हम आज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है उससे एक लेवल ऊपर होगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हो एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फटाफट चैनल के सब्सक्राइबर्स को 10,000 तक पहुंचा दो। मेरे पास बहुत अच्छे प्लान्स हैं, आप लोगों के लिए काफी सारे सरप्राइजेस हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। तो आज जो भी हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे उसको मैंने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो कि है नंबर थ्योरी, डेटा स्ट्रक्चर्स, ग्राफ थ्योरी, डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड मिसलेनियस। हम बारी बारी से इन सभी कैटेगरीज में जाएंगे एंड देखेंगे कि यार कौन कौन से टॉपिक्स तुम्हें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए पढ़ने हैं अगर तुम्हारा एम एसीएम आईसीपीसी है। अगर तुम एसीएम आईसीपीसी के बारे में नहीं जानते हो तो वीडियो को एंड तक देखो, मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस एंड में करूंगा। अब काफी सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियोस में कवर कर चुका हूं, तो मैं उन सब टॉपिक्स को भी मेंशन कर दूंगा एंड बता दूंगा कि यार वो लास्ट वीडियो में कवर्ड है, उनके रिसोर्सेज तुम लास्ट वीडियोस में जाके देख सकते हो। एंड जो भी नए टॉपिक्स हैं उनके रिसोर्सेज में तुम्हें साथ साथ बताता जाऊंगा कि तुम्हें उन्हें कहां से पढ़ना है और कैसे तैयार करना है। एंड ये भी बताता जाऊंगा कि यार कौन सा टॉपिक कितना जरूरी है एंड कितना फ्रीक्वेंटली उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यार शुरू करते हैं हम नंबर थ्योरी से। तो यार नंबर थ्योरी के काफी सारे टॉपिक्स जैसे कि जीसीडी, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन, मॉड्यूलर अरिथमेटिक एंड सीव, इन टॉपिक्स को मैं अपनी सेकंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो आप वहां पे जाके इनके रिसोर्सेज देख सकते हो। अब इन टॉपिक्स के अलावा जो अगली चीज जो नंबर थ्योरी में आती है उसमें से सबसे पहली है कि यार एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिदम। एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिदम का जो यूज है वो होता है यार ax + by = c, इन टाइप्स की जो इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। अब ये एल्गोरिदम के लिए तुम हैकर थ्योरी का नंबर थ्योरी पार्ट 1 वाला आर्टिकल देख सकते हो, उसमें एक्सप्लेन्ड है ये एल्गोरिदम एंड कोड भी तुम्हें प्रॉपर मिल जाएगा। ये एल्गोरिदम तुम पढ़ तो सकते हो, बट मैंने आज तक पर्सनली इस एल्गोरिदम का क्वेश्चन नहीं देखा है कॉन्टेस्ट में। इस एल्गोरिदम का क्वेश्चन एक बार आया था एसीएम आईसीपीसी में, उसके अलावा पर्सनली मैंने कॉन्टेस्ट में इसके क्वेश्चंस नहीं देखे हैं इतने, बट फिर भी ये एल्गोरिदम इतनी डिफिकल्ट नहीं है तो इसको तुम पढ़ सकते हो एंड जो इसका जो कोड है अपने टेम्पलेट्स में रख सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों आता है मिलर-रैबिन। मिलर-रैबिन प्राइम नंबर्स का एक टेस्ट है, इसके बारे में तुम डिटेल में यार विकिपीडिया पे पढ़ सकते हो। इसका कोड मेरे गिटहब में तुम्हें मिल जाएगा। मेरे गिटहब में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की एक रिपोजिटरी है जिसमें template.cpp नाम की तुम्हें एक फाइल मिलेगी। उसमें मैं काफी सारे कोड्स अपने कॉलेज टाइम में ऐड करता रहता था, जो एल्गोरिथम्स मैं सीखता था, तो उस कोड स्निपेट में तुम्हें मिलर-रैबिन का भी कोड डिटेल में मिल जाएगा। मिलर-रैबिन को तुम अच्छे से समझ सकते हो, बट अल्टीमेटली ज्यादातर क्वेश्चंस में जहां पे मिलर-रैबिन यूज होगा डायरेक्टली वो कोड ही यूज होता है, तो तुम मिलर-रैबिन के उस कोड को अपने टेम्पलेट में रख सकते हो एंड डायरेक्टली जब भी तुम्हें यूज पड़े तो वो डायरेक्टली वो फंक्शन मिलर-रैबिन का तुम वहां पे यूज कर सकते हो। तो इसके बाद नंबर थ्योरी में आता है यार ईटीएफ या फिर यूलर-टोशन फंक्शन। ईटीएफ भी काफी नंबर थ्योरी के क्वेश्चन में जनरली यूज में आ सकता है, तो ईटीएफ के बारे में पढ़ने के लिए एक हैकर अर्थ का आर्टिकल है, तुम वो फॉलो कर सकते हो, तुम्हें वहां पे ईटीएफ की थ्योरी और कोड दोनों मिल जाएंगे। अब हम मूव ऑन करेंगे यार अपनी सेकंड कैटेगरी पे, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर्स पे। तो डेटा स्ट्रक्चर्स में जो सबसे पहली चीज है वो है यार एसटीएल, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। एसटीएल के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है अपनी पहली वीडियो में, तो वहां पे जाके तुम एसटीएल का सेक्शन देख सकते हो, तुम्हें टाइम स्टैम्प्स में भी मिल जाएगा जहां पे मैंने एसटीएल के बारे में डिस्कस किया है। एसटीएल के बाद आता है ट्राई डेटा स्ट्रक्चर। ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बेसिक्स तो अपने सेकेंड वीडियो में डिस्कस किए हैं, बट ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं कुछ XOR के ऊपर। उन क्वेश्चंस में क्या होता है कि यार हम स्ट्रिंग्स को ट्राई में नहीं डालते बल्कि नंबर्स की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को ट्राइज में डालते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए एक कोरा पे IIIT हैदराबाद का एक आर्टिकल है ट्राइज के ऊपर, तुम वो आर्टिकल पढ़ सकते हो। उसमें उन्होंने ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट जिसमें ट्राइज में
हम नंबर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन स्टोर करते हैं। ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब ट्राइज के बाद बात करते हैं सेगमेंट ट्रीज की। सेगमेंट ट्रीज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेगमेंट ट्रीज पढ़ने के लिए एक हैकरअर्थ का आर्टिकल है, तुम्हें वहां पे सारी थ्योरी मिल जाएगी। अब इस पॉइंट पे मैं तुम्हें एक नई वेबसाइट से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ जिसका नाम है emacs.ru। ये एक्चुअली में एक रशियन वेबसाइट है एंड कॉलेज के टाइम पे काफी कोड्स मैं यहाँ से देखा करता था, क्योंकि इन पे जो कोड्स अवेलेबल होते हैं वो काफी अच्छे क्वालिटी के कोड होते हैं, काफी छोटे छोटे कोड होते हैं। मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगते हैं। इस ओरिजिनल वेबसाइट को पढ़ने के लिए तुम गूगल ट्रांसलेट यूज कर सकते हो, बट इस वेबसाइट का अब एक ट्रांसलेटेड वर्जन भी आ चुका है जिसका नाम है यार cpalgorithms.com। तो Emacs पे जो सारा कंटेंट है वो ऑलमोस्ट ट्रांसलेटेड तुम्हें cpalgorithms.com पे मिल जाएगा। एंड मूविंग फॉरवर्ड काफी सारे टॉपिक्स के जो रिसोर्सेज हैं मैं सीपी एल्गोरिदम से ही मेंशन करूंगा। सेगमेंट ट्रीज के लिए भी सीपी एल्गोरिदम्स पे एक आर्टिकल है, तुम वो आर्टिकल फॉलो कर सकते हो एंड वो आर्टिकल बहुत अच्छा है और उधर कोड भी तुम्हें काफी अच्छे से मिल जाएगा। अब सेगमेंट ट्रीज के बाद सेगमेंट ट्रीज की कुछ मॉडिफाइड फॉर्म्स भी होती हैं। उसमें से पहली है यार मर्ज सॉर्ट ट्री, या इसको हम सॉर्टेड सेगमेंट ट्री भी बोलते हैं। इसके बारे में पढ़ने के लिए यार कोडशेफ डिस्कस का एक आर्टिकल है, तुम वहां पे जाके पढ़ सकते हो। उधर एक क्वेश्चन के एग्जांपल के साथ सॉर्टेड सेगमेंट ट्री एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद जो दूसरी मॉडिफाइड फॉर्म है सेगमेंट ट्रीज की वो है परसिस्टेंट सेगमेंट ट्रीज। परसिस्टेंट सेगमेंट ट्रीज पढ़ने के लिए अनुदीप निकंती का एक ब्लॉग है, तुम वहां से परसिस्टेंट सेगमेंट ट्रीज पढ़ सकते हो। इसके अलावा गौरव सेन की काफी अच्छी परसिस्टेंट सेगमेंट ट्रीज पे वीडियो है, तुम वहां से भी परसिस्टेंट सेगमेंट ट्रीज अच्छे से पढ़ सकते हो। मैंने पर्सनली कॉलेज के टाइम पे गौरव के वीडियो से ही परसिस्टेंट सेगमेंट ट्री सीखा था। अब इसके बाद बात करते हैं बाइनरी इंडेक्स ट्रीज। बाइनरी इंडेक्स ट्रीज एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है यार जो लिखने में बहुत छोटा है बट इसके यूजेस बहुत ज्यादा हैं। काफी जगह पे सेगमेंट ट्रीज की जगह तुम बाइनरी इंडेक्स ट्रीज को यूज कर सकते हो एंड सेगमेंट ट्रीज के कंपैरिजन में बाइनरी इंडेक्स ट्रीज का कोड काफी छोटा होता है एंड तुम्हारा काफी टाइम भी सेव होता है। बाइनरी इंडेक्स ट्रीज को पढ़ने के लिए तुम मेरी 2 वीडियोस फॉलो कर सकते हो। पहली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है बाइनरी इंडेक्स ट्रीज की पूरी वर्किंग एंड उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, एंड दूसरी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किए हैं बाइनरी इंडेक्स ट्रीज के कुछ क्वेश्चंस एंड कैसे तुम उन्हें इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट डीकॉम्पोजिशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस तुम्हें काफी कॉमनली कॉन्टेस्ट में मिल जाएंगे एंड इसके क्वेश्चंस थोड़े से जनरली मीडियम लेवल के ही बनते हैं। इसके बारे में पढ़ने के लिए तुम cpalgorithms.com को ही फॉलो कर सकते हो। उस वेबसाइट पे अच्छे से स्क्वायर रूट डीकॉम्पोजिशन का बहुत अच्छा आर्टिकल दिया गया है कोड के साथ। अब स्क्वायर रूट डीकॉम्पोजिशन के कॉन्सेप्ट के ही काफी सिमिलर एक एल्गोरिदम है मोज एल्गोरिदम। मोज एल्गोरिदम के भी क्वेश्चन जनरली मीडियम लेवल में ही आते हैं एंड तुम्हें कॉमनली मिल सकते हैं कॉन्टेस्ट वगैरह में। मोज एल्गोरिदम को पढ़ने के लिए भी तुम सेम सीपी एल्गोरिदम्स का स्क्वायर रूट डीकॉम्पोजिशन वाला आर्टिकल फॉलो कर सकते हो, उसमें अच्छे से मोज एल्गोरिदम को भी एक्सप्लेन किया गया है। अब जो भी आर्टिकल तुम सीपी एल्गोरिदम से पढ़ते हो ऑलमोस्ट हर आर्टिकल के नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए होंगे, तो तुम जो भी टॉपिक पढ़ते हो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस तुम्हें डायरेक्टली उसी आर्टिकल में नीचे मिल जाएंगे। इसलिए सीपी एल्गोरिदम्स एक बहुत अच्छा रिसोर्स है एल्गोरिदम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर सीखने के लिए। अब इसके बाद जो 2 डेटा स्ट्रक्चर बचते हैं वो है यार हेवी लाइट डीकॉम्पोजिशन एंड सफिक्स एरेज। हेवी लाइट डीकॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ने के लिए अनुदीप निकंती का एक आर्टिकल है, तुम उसमें से पढ़ सकते हो एंड गौरव सेन की भी एक काफी अच्छी वीडियो है हेवी लाइट डीकॉम्पोजिशन पे, तुम उससे भी हेवी लाइट डीकॉम्पोजिशन अच्छे से पढ़ सकते हो। हेवी लाइट डीकॉम्पोजिशन का यूज क्या है, तो जनरली हेवी लाइट डीकॉम्पोजिशन ट्रीज पे रेंज क्वेरीज करने के लिए यूज होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सफिक्स एरेज की। सफिक्स एरेज जो है वो स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होता है। सफिक्स एरेज को पढ़ने के लिए तुम सीपी एल्गोरिथम्स का एक आर्टिकल है वो फॉलो कर सकते हो एंड आर्टिकल के एंड में एज यूजुअल तुम्हें प्रॉब्लम्स भी मिल जाएंगे सफिक्स एरेज के प्रैक्टिस करने के लिए। अब ये जो लास्ट 2 डेटा स्ट्रक्चर हैं हेवी लाइट डीकॉम्पोजिशन एंड सफिक्स एरेज, ये यार थोड़े हार्ड डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। इनके जो क्वेश्चंस भी हैं तुम्हें जनरली कॉन्टेस्ट में नहीं दिखेंगे। इनके क्वेश्चंस जनरली आते हैं कि लाइक यार अगर कोडशेफ लॉन्ग चल रहा हो जहाँ पे तुम्हें 10 दिन का सॉल्विंग टाइम है, या फिर एक लंबा कॉन्टेस्ट चल रहा हो 6 या 7 घंटे का, उन कॉन्टेस्ट में जनरली इनके क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट कॉन्टेस्ट में मैंने जनरली इन टॉपिक्स पे इतने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, बट अगर तुम्हारा गोल एसीएम आईसीपीसी है तो तुम्हें ये टॉपिक्स को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एसीएम आईसीपीसी का जो सेकंड राउंड है यानी कि रीजनल्स बहुत लंबे राउंड होते हैं, 5 घंटे के होते हैं, तो उनमें इन क्वेश्चंस के आने के हार्ड सेक्शन में चांसेस काफी हैं। ऑल्सो दोस्तों रिसेंटली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखने के लिए अनअकैडमी ने कोडशेफ के साथ मिलके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे एक कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में तुम फ्री लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। जो ऑलरेडी फ्री क्लासेस हो भी चुकी हैं उनके भी वीडियोस तुम जाके इनके प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। जो लोग इस कोर्स को पढ़ा रहे हैं उनमें इंक्लूडेड है यार तनुज खट्टर, हिमांशु या त्रिवेणी जैसे लोग। अगर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से फेमिलियर हो तो तुम जानते हो कि यार ये जो लोग हैं ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में खुद बहुत अच्छे हैं,
इनमें से काफ़ी लोग गूगल, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज में काम कर रहे हैं एंड ACM ICPC के वर्ल्ड फाइनलिस्ट भी रह चुके हैं। अगर तुम्हें इनकी फ्री क्लासेस अच्छी लगती हैं तो तुम इनका पेड सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो। पेड सब्सक्रिप्शन में तुम्हें एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, तुम्हारे डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे जो कोडशेफ पे ही होंगे एंड उसके अलावा काफ़ी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के सेशंस भी होंगे जिसमें तुम्हें प्रैक्टिस करवाई जाएंगी प्रॉब्लम्स। एंड कोडशेफ के बारे में तो तुम जानते ही हो कि वो काफ़ी टाइम से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे काम कर ही रहा है। अगर तुम इनके पेड सब्सक्रिप्शन को खरीदना चाहते हो तो तुम्हें वहां पे 3 प्लान्स दिख जाएंगे। अगर नीचे तुम प्रोमो कोड में मेरे चैनल का जो कोड है यानी कि लव इज मी डालोगे और उसे अप्लाई करोगे तो जो सबसे पहला प्लान है उसका डायरेक्टली जो प्राइस है 6000 से 1000 रुपीज हो जाएगा एंड बाकी 2 प्लान्स पे तुम्हें 10% ऑफ मिल जाएगा। ऑल्सो थैंक्स अलॉट टू अनअकैडमी फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। अब इसके बाद हम मूव करते हैं ग्राफ थ्योरी पे। अब ग्राफ एल्गोरिथम्स के जो बेसिक्स हैं यानी कि BFS, DFS, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम यानी कि डिजक्स्ट्रा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री या फिर डिसजॉइंट सेट यूनियन, इन टॉपिक्स के बारे में मैं अपनी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो इन टॉपिक्स के रिसोर्सेज देखने के लिए तुम मेरी पहली वीडियो में जाके देख सकते हो। इसके बाद जो ग्राफ में टॉपिक आता है वो है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर एक काफी कॉमनली यूज टर्म है ग्राफ प्रॉब्लम्स में एंड काफी सारे ग्राफ्स के प्रॉब्लम में तुम्हें LCA निकालने की जरूरत पड़ सकती है, वो भी एक एफिशिएंट वे में। बाइनरी लिफ्टिंग जो एल्गोरिदम है वो तुम्हें log n में LCA कंप्यूट करने में हेल्प करती है एक ट्री में। तो LCA की बाइनरी लिफ्टिंग एल्गोरिदम को सीखने के लिए CP एल्गोरिदम्स का एक आर्टिकल है, तुम उस आर्टिकल को फॉलो कर सकते हो। अब इसके बाद जो ग्राफ के टॉपिक्स की मैं बात करूंगा वो हल्के से एडवांस टॉपिक्स हैं, तुम उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ सकते हो। तो उनमें से सबसे पहला टॉपिक है ब्रिजेस एंड आर्टिकुलेशन पॉइंट्स। ब्रिजेस एंड आर्टिकुलेशन पॉइंट्स क्या होते हैं, इनके क्या एल्गोरिदम्स हैं इनको कंप्यूट करने के लिए, इसके बारे में CP एल्गोरिदम्स पे ये एक आर्टिकल्स है, तुम उस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ सकते हो एंड तुम्हें वहां से अच्छे से ब्रिजेस एंड आर्टिकुलेशन पॉइंट्स की नॉलेज मिल जाएगी। इसके बाद आता है यार स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स। स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में एक हैकर अर्थ का आर्टिकल है, तुम वहां से जाके पढ़ सकते हो। स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स या SCC को कंप्यूट करने के लिए काफी एल्गोरिदम्स हैं, बट एक एल्गोरिदम जो मैं पर्सनली कॉलेज में यूज करता था SCC निकालने के लिए वो है यार टार्जन्स एल्गोरिदम। टार्जन्स एल्गोरिदम पे एक ओपन जेनस नाम की वेबसाइट पे एक ब्लॉग है, आर्टिकल है, तुम उस आर्टिकल में टार्जन्स एल्गोरिदम अच्छे से पढ़ सकते हो। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है यार मिनिमम और मैक्सिमम फ्लोज। ग्राफ्स के लिए फ्लोज को एक एडवांस टॉपिक ही माना जाता है एंड फ्लोज का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो जनरली हार्ड ही होता है। फ्लोज को निकालने के लिए भी काफी सारी एल्गोरिदम्स हैं जो डिफरेंट क्वेश्चंस के डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स को सूट करती हैं, बट एक एल्गोरिदम जो जनरली मेरे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में चल जाती थी वो है डिनेक्स एल्गोरिदम। मैंने जितने भी पर्सनली फ्लोज के क्वेश्चन किए हैं उनमें डिनेक्स एल्गोरिदम ही यूज की है एंड मेरे ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में वो आराम से चल जाती थी। डिनेक्स एल्गोरिदम पढ़ने के लिए एक CP एल्गोरिदम्स पे ये आर्टिकल है, तुम उस आर्टिकल को फॉलो कर सकते हो। उस आर्टिकल के नीचे तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे फ्लोज के लिए। अब एक लास्ट टॉपिक जो मुझे डिस्कस करना है ग्राफ थ्योरी में वो है यार यूलर टूअर या ट्री फ्लैटनिंग। अब मैं लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये यार एक डिफिकल्ट टॉपिक है, तुम इस टॉपिक को आसानी से सीख सकते हो एंड इसके क्वेश्चंस भी तुम्हें जनरली कॉन्टेस्ट में दिख जाते हैं। ये इतना अनकॉमन टॉपिक नहीं है ग्राफ थ्योरी के रिस्पेक्ट में। यूलर टूअर या ट्री फ्लैटनिंग को पढ़ने के लिए गीक्स फॉर गीक्स का एक आर्टिकल है, तुम वहां पे जाके यूलर टूअर और ट्री फ्लैटनिंग के बारे में पढ़ सकते हो। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग जनरली एक बहुत ही ड्रेडफुल टॉपिक लगता है लोगों को, बट डायनामिक प्रोग्रामिंग में अच्छे होने का यार एक ही तरीका है, वो है यार प्रैक्टिस। जितने ज्यादा तुम क्वेश्चंस करोगे उतने बेटर तुम डायनामिक प्रोग्रामिंग में होते जाओगे। बेसिक डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में मैंने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस करा है, तो तुम वहां पे जाके बेसिक डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ सकते हो एंड देख सकते हो। इसके अलावा डायनामिक प्रोग्रामिंग सीखने के लिए कोड फोर्सेस पे एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, तुम्हें वहां पे डायनामिक प्रोग्रामिंग के लिए ऑलमोस्ट सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, उसमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लिस्टेड हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो तुम उस आर्टिकल में जाके देख सकते हो। अब नॉर्मल डायनामिक प्रोग्रामिंग के अलावा डायनामिक प्रोग्रामिंग की काफी सारी डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो हमें जान लेनी है एंड उसको भी हमें सीख लेना है। उसमें जो सबसे पहली फॉर्म है यार वो है डायनामिक प्रोग्रामिंग विद बिट मास्किंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग विद बिट मास्किंग या DP ऑन बिट मास्किंग सीखने के लिए कोड फोर्सेस का एक ब्लॉग है, तुम वहां पे जाके इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके बाद आता है यार सम ओवर सबसेट DP, इसको हम जनरली SOSDP भी बोलते हैं। SOSDP के लिए भी तुम्हें एक कोड फोर्सेस पे एक ब्लॉग मिल जाएगा, वहां पे तुम डिटेल में जाके SOSDP क्या होता है एंड इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं तुम्हें वहां पे अच्छे से मिल जाएगा पढ़ने के लिए। अब इसके बाद आता है DP ऑन ट्रीज। तो ट्रीज के रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं जिनमें डायनामिक प्रोग्रामिंग लगती है एंड ये काफी कॉमन क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें जनरली कॉन्टेस्ट में मिल जाएंगे। इसके बारे में ज्यादा पढ़ने के लिए कोड फोर्सेस का एक आर्टिकल है जिसमें DP ऑन ट्रीज अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है एंड उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं एग्जांपल्स के साथ,
तो तुम वहाँ पे जाके डीपी ऑन ट्रीज के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं यार अपने आखिरी सेक्शन पे, यानी कि मिसलेनियस सेक्शन पे। तो मिसलेनियस सेक्शन में सबसे पहला जो एल्गोरिदम या टॉपिक है वो है यार बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च का बेसिक जो है मैंने अपने सेकंड वीडियो में कवर किया है, तो वहाँ पे तुम जाके देख सकते हो। बट बाइनरी सर्च के जनरली बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इतने देखने को तुम्हें नहीं मिलेंगे। बाइनरी सर्च में जनरली एक टेक्निक यूज होती है जिसमें प्रेडिकेट फंक्शन यूज होता है। तो प्रेडिकेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। उसके बेसिस पे बाइनरी सर्च पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो स्पॉट्स पे 2 क्वेश्चंस हैं, एको एंड एग्रेसिव काउस। इन क्वेश्चंस को जाके पढ़ो, ये दोनों बाइनरी सर्च के ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो जब तुम इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो तुम्हें कभी नहीं लगेगा देख के कि यार ये बाइनरी सर्च से होगा, बट इनके सॉल्यूशन एक्चुअली बाइनरी सर्च से ही आते हैं। इनके सॉल्यूशन तुम इंटरनेट पे अच्छे से देख सकते हो एंड समझ सकते हो कि ऐसे क्वेश्चंस को बाइनरी सर्च से तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के कॉन्टेस्ट में ऐसे 2 टाइप्स के क्वेश्चंस काफ़ी यूजुअली तुम्हें बाइनरी सर्च से रिलेटेड मिल जाएंगे। इसके बाद जो टॉपिक है वो है यार गेम थ्योरी। गेम थ्योरी के क्वेश्चंस तुम्हें इतने ज़्यादा कॉन्टेस्ट में कभी दिखेंगे नहीं, बट ये टॉपिक इतना डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए। इसको समझने के लिए यार गौरव सेन की 2 वीडियोज़ हैं, तुम उन 2 वीडियोस को फॉलो कर सकते हो, उसमें गेम थ्योरी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। इसके बाद स्ट्रिंग सर्चिंग से रिलेटेड 2 एल्गोरिदम्स हैं, उनमें से पहली है रैबिनकाप एंड दूसरी है KMP। इन दोनों एल्गोरिदम्स का जनरली यूज स्ट्रिंग्स में पैटर्न सर्च करने के लिए होता है। इन दोनों एल्गोरिदम्स के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें CP एल्गोरिदम्स पे आर्टिकल मिल जाएंगे एंड वहाँ से तुम इन दोनों एल्गोरिदम्स को अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके बाद आता है यार मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन। मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन भी एक मीडियम टू हार्ड लेवल का टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस भी जो जनरली आते हैं वो हार्ड लेवल में ही आते हैं। इसके बारे में पढ़ने के लिए ज़ुबायर का एक ब्लॉग है, तुम वहाँ पे जाके मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन पढ़ सकते हो। मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन एंड उसको क्वेश्चंस में कैसे अच्छे से यूज़ करना है, इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मैंने पर्सनली भी मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन कॉलेज में इसी आर्टिकल से पढ़ा था। इसके बाद आज के वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है यार FFT यानी कि फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये एक हार्ड टॉपिक है। इसके भी जो क्वेश्चंस जनरली लॉन्ग में तुम्हें दिख सकते हैं या फिर जो लंबे कॉन्टेस्ट होते हैं उनमें ही दिखेंगे। शॉर्ट कॉन्टेस्ट में FFT का क्वेश्चन तुम्हें इतना जनरली नहीं दिखेगा। FFT को पढ़ने के लिए भी तुम CP एल्गोरिदम्स का एक आर्टिकल है वो फॉलो कर सकते हो। उस आर्टिकल में तुम्हें अच्छे से FFT का मैथ्स और कोड दोनों एक्सप्लेन किए गए हैं। तो यार ये तो मैंने कवर कर लिए सारे टॉपिक्स जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मुझे लगता है कि यार इंपॉर्टेंट हैं। ऑब्वियसली मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स मिस किए होंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को तुम कभी भी टॉपिक्स में लिमिट नहीं कर सकते। इतने सारे टॉपिक्स हैं कि अगर मैं ट्राई भी करूँ कि सबको एक्यूमुलेट करने का एक वीडियो में, तो मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल है। बट ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है कि काफ़ी कॉमन है एंड जनरली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इनका काफ़ी यूज़ होता है। एक और जो रिसोर्स है जो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है यार एक मोरेस नाम के बंदे का एक कोड फोर्सेस पे आर्टिकल है। उस आर्टिकल में तुम्हें ऑलमोस्ट हर टॉपिक के रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वो बहुत ही अच्छी आर्काइव है प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस को। तो जनरली जब भी मैं एक नया टॉपिक सीखता था तो मैं इस आर्टिकल से जाके क्वेश्चंस देखता था एंड इस आर्टिकल में ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स के तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ये आर्टिकल एक बहुत अच्छा आर्टिकल एंड आई फील तुम लोगों को ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब इसके बाद बात करते हैं ACM ICPC के बारे में। अब आप में से जो लोग ACM ICPC से फेमिलियर नहीं हो उनको मैं बता देता हूँ कि यार ACM ICPC जो है वो एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर। इसको पॉपुलरली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का ओलंपिक्स भी बोला जाता है एंड मैं हाईली हर एक कॉलेज स्टूडेंट को अर्ज करता हूँ कि यार अगर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो कि यार तुम्हें ACM ICPC जाना है। ACM ICPC एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है जो तुम कॉलेज टाइम में ही एक्सपीरियंस कर सकते हो क्योंकि सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स ही ACM ICPC में पार्ट ले सकते हैं। ACM ICPC के रिलेटेड यार मैंने रिसेंटली एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था एंड उसमें मैंने पूछा था कि यार किन किन लोगों को इंटरेस्ट है ACM ICPC के बारे में डिटेल में जानने के लिए एंड उनमें काफ़ी लोगों ने बोला कि हाँ यार हमें जानना है। तो ACM ICPC के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैं जल्दी ही बनाने वाला हूँ। उस वीडियो में मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा कि यार ACM ICPC क्या होता है, तुम उसमें कैसे पार्ट ले सकते हो एंड मैं अपनी ACM ICPC की जर्नी भी उस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो उस वीडियो को देखने के यार चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप यार तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो यार लाइक बटन ज़रूर दबाना। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करो ताकि उन्हें भी ये सारे अच्छे रिसोर्सेज के बारे में पता चले। तो दोस्तों अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।